नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। बजट 2023 हो चुका है पेश और तमाम जो टैक्स पेयर्स को उम्मीदें थी, क्या उस पर खरा उतर पाया है बजट? इस पर करेंगे हम खास चर्चा आज के अपने इस पर्सनल फाइनेंस शो में। वैसे इस बार के बजट में हर किसी को कुछ ना कुछ देने की घोषणा की गई है और उसमें आप यानी टैक्स पेयर्स भी शामिल रहे हैं। कुछ बड़े ऐलान हमने देखे हैं इस बार के बजट में जो हुए हैं, लेकिन उनका फायदा आपको किस तरह मिलेगा, इस पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा। सबसे पहले टैक्स पेयर से जुड़े हुए 5 बड़े ऐलान हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या मिला, आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए इस बार बजट में क्या मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट, नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लिए है। पुरानी और मौजूदा स्कीम में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगर आप नई टैक्स रिजीम में जाते हैं या फिर ऑलरेडी हैं, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ये तो पहला बड़ा फायदा आपको मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में अब जो 2.5 लाख से टैक्स रिबेट की जो सीमा शुरू होती थी, वो अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये जो स्लैब में ट्वीकिंग की गई है, कुछ बदलाव किए गए हैं, उस मोर्चे पर ये बड़ी खबर है। तो ये नए टैक्स रिजीम से जुड़ी हुई बड़ी बातें हैं जो इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामने कही है। तीसरी बड़ी बात, महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। एक नई महिला बचत योजना का ऐलान यहां पर किया गया है जिस पर 2 लाख तक निवेश पर टैक्स छूट है और 7.5% सालाना ब्याज की यहां पर बात की गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे महिला हो चाहे फिर बालिकाएं हो, वो इसमें कर सकती है निवेश। अब तक सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल तक की लड़कियों को टैक्स छूट दी गई थी एटीसी में, उसमें रिबेट भी मिलती है 1.5 लाख तक के निवेश पर। तो ये एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं तोहफा महिलाओं के लिए है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। 5 लाख से ज्यादा का अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका बनता है तो अब आपको उस पर देना होगा टैक्स, लेकिन ये नए वित्त वर्ष से है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से आपको 5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पर टैक्स लगेगा। ये आपकी एंडाउमेंट पॉलिसी है, होल टाइम पॉलिसी है, जो उस पर लागू होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे इस पर आप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये कुछ बड़े ऐलान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन, उनको भी खास तोहफा मिला है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें पहले 15 लाख के अधिकतम निवेश की जो रकम की सीमा थी उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया, 8% के ब्याज के साथ। मतलब सीनियर सिटीजन्स को तो एक बम्पर तोहफा यहां पर इस बार के बजट में सरकार के द्वारा दिया गया है। तो वाकई कुछ ना कुछ उनके जो निवेश है उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा ही। तो इस पर एक चर्चा अब करने की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये जो इस बार का बजट है वो किन मायनों में खास निकल कर आया है। हमारे साथ 3 खास एक्सपर्ट हैं जिनसे हम करेंगे इस शो में चर्चा। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ है। रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं और ईवाई इंडिया से टैक्स पार्टनर शालिनी जैन हमारे साथ है। तीनों का ही इस बेहद ही खास दिन हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पंकज जी, बजट 2023 आया, आपकी नजर में क्या खास लेकर आया? स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, बजट बिल्कुल एक बैलेंस बजट है मेरे हिसाब से। सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है और सबसे खास बात यह है कि आम नागरिक की बात करें तो टैक्स में यानी कि डायरेक्ट टैक्स में क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है, उसकी हमेशा एक इच्छा रहती है कि बेनिफिट मिले और हमने देखा कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हुए। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन नई टैक्स रिजिम जो है उसमें काफ़ी फायदा दिखाई दे रहा है और इससे जो आम नागरिक है, टैक्स पेयर्स हैं, उनके हाथ में पैसा बचेगा और पैसा बचेगा तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट होगा या खर्चे होंगे अपने तरह से जैसे चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आम निवेशक को या आम टैक्स पेयर को इससे खुशी होनी चाहिए। तो हर तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है। और थोड़ी सी बात एक कह सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में हम जो बात करते हैं टैक्स छूट की कि कहीं पर निवेश करें और उससे टैक्स बच जाए, वो नहीं हो पाया। उसका थोड़ा सा शायद लोगों को निराशा लगी होगी कि हम सोच रहे थे एटीसी की लिमिट बढ़ जाए तो उसका फायदा हो या ईएलएसएस को थोड़ा और प्रोत्साहन मिले इन्वेस्टमेंट को, वो नहीं हो पाया। होम लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं क्योंकि घर महंगे हैं, लोन लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा अगर वो छूट मिले तो उससे सेट ऑफ हो जाता है, वो नहीं मिला। तो थोड़ा सा यदि देखा जाए ये बातें कह सकते हैं कि
निराशा दे सकती हैं, बट ओवरऑल देखें कि न्यू टैक्स रिजीम में जो ऐलान हुए उससे काफी फायदा यहां पर हुआ है। ओके, तो न्यू टैक्स रजीम में कुछ नए ऐलान यहां पर हमें देखने को मिले हैं, आकर्षक बनाने की यहां पर कोशिश की गई है वित्त मंत्री द्वारा। लेकिन यहां पर समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या बदलाव है न्यू टैक्स रजीम में, किस तरीके के चेंजेस हम देख पा रहे हैं। ये जरा आप देखिए, पहले जो नया टैक्स सिस्टम था और उसके बाद जो बदलाव के बाद का टैक्स सिस्टम है उसमें कितनी बचत होगी। शालिनी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, ये जो न्यू टैक्स सिस्टम में जो बदलाव किए गए हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट ये किसी की जेब पर लेकर आ सकता है? स्वाति, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का ये आई थिंक हमारी तरफ से ये था कि वो न्यू टैक्स रिजीम को पुश करेंगे। 2020 में ये न्यू टैक्स रिजीम लाए थे एंड एक्सेप्टेंस नहीं थी सैलरीड क्लास लोगों की, बिकॉज उनको ज्यादा फायदा नहीं लगता था। तो इसीलिए आई थिंक जो चेंजेस करे हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो प्रपोज करे हैं चेंजेस, वो काफी अच्छे हैं। तो पहले तो जो स्लैब्स हैं उसको कम कर दिया है, पहले 6 स्लैब्स थे, अब उनको 5 स्लैब्स कर दिए हैं। एग्जेम्पशन लिमिट जो थी 2.5 लाख की, अब उसको 3 लाख कर दिया है, तो वहां पर भी 50,000 इनकम का बेनिफिट है। उसके बाद उन्होंने जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 30% ही रखा है। बट एक बहुत बड़ा जो चेंज है जो हाई इनकम अर्नर्स के लिए है, जो सरचार्ज था हमारा 37% जो 5 करोड़ इनकम के ऊपर, उसको कम करके 25% कर दिया है। तो इससे करने से जो एक्सेप्टेबिलिटी है ये न्यू टैक्स रिजीम की, वो काफी बढ़ जाएगी, बहुत लोग आगे आएंगे और न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएंगे। तो अगर आप देखें तो एक और बड़ा चेंज है, आपने भी शुरू में बोला था कि जो 7 लाख तक की इनकम है अब उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि जो रिबेट मिलता था पहले वो 5 लाख की लिमिट थी। अब अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम अपनाता है और 7 लाख रुपए तक की उसकी इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो मिडिल इनकम लेवल, हाई इनकम लेवल को सरचार्ज की वजह से, मिडिल इनकम लेवल को रिबेट इंक्रीज होने की वजह से, टैक्स स्लैब्स को जो रैशनलाइज करा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन सब की वजह से उनके हाथ में टैक्स कम होगा, स्पेंडेबल इनकम ज्यादा होगी, नेट एक सैलरीड एक इंडिविजुअल को फायदा होगा। ओके, हर्ष ये बताइए, जब हम न्यू टैक्स सिस्टम बदलाव के बाद भी देखते हैं और जो बदलाव से पहले भी न्यू टैक्स सिस्टम था, उसमें एक सबसे मेजर पॉइंट ये था कि जो अर्न कर रहा है वो बचत कहाँ करे, सेव कहाँ करे। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर आकर्षक बनाना है तो कुछ छूट बढ़ा दें, लेकिन यहाँ पर चलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया और आपने उसका टैक्स स्लैब भी बढ़ा दिया, लेकिन छूट का क्या? हम अभी भी बाय नेचर एक सेविंग नेशन है। तो क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद, इस बदलाव के बावजूद लोग न्यू टैक्स सिस्टम के प्रति आकर्षित होंगे? देखिए स्वाति, सिंपल कैलकुलेशन है। हम पहले आपको जो एग्जेम्पशंस मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो एग्जेम्पशंस क्यों मिल रही थी अगर हम समझें। सरकार आपको इंसेंटिवाइज करना चाह रही थी ये बताने के लिए कि भाई जाके आप कोई ना कोई अपना इन्वेस्टमेंट्स कर लें, आपके रिटायरमेंट के लिए कर लें। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो उनको मोटिवेट करने के लिए आपको सेक्शन 80D में आपको बेनिफिट दे रहे थे। तो ये आप जब आपको मोटिवेशन मिल रहा था जाके आप खरीदें ताकि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब ये चीज का जो कॉम्प्लिकेशन है फाइलिंग के टाइम पे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोले कि एग्जेम्पशन फ्री पूरा रेजिम लाना है हमको, जिसमें आपकी इनकम जो है उसके बेसिस पे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करें और टैक्स भर दें, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना रखें क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो रहा था। इसी के लिए न्यू टैक्स रेजिम आई थी। अगर हम कॉर्पोरेट साइड में भी देखें कॉर्पोरेट टैक्स में भी यही एक तरीका जा रहा है कि हम सारे एग्जेम्पशन धीरे धीरे हटाने की बात करें और सिंपल रखें कि टैक्सेशन, आपकी इनकम इतनी, इतना आपका टैक्सेशन हो गया। और जो आपका सवाल था वो एकदम सही है अभी कि इंडिया एज ए नेशन हम सेविंग्स ओरिएंटेड हैं, हमें कोई ना कोई इंसेंटिव चाहिए या कोई ना कोई पुश चाहिए जाके हम उसे खरीदें। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, लार्जर ऑब्जेक्टिव में है ही नहीं। जो न्यू टैक्स रेजिम का ऑब्जेक्टिव है टू मेक इट सिंपल कि आपकी इतनी इनकम है, इतना आप टैक्स भर दीजिए। और अब जो ये स्लैब्स चेंज किए गए हैं, ओके, सो ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब्स थे, अब उसे रिवाइज किया गया जो करंट बजट में। अगर हम देखें तो उसमें हर इनकम लेवल पे अगर पुरानी न्यू टैक्स रेजिम से ही कंपेयर करें तो हर एक स्लैब में आपको टैक्स फायदा होगा।
लाइक अगर एक छोटा छोटा कैलकुलेशन देख लें कि अगर आप एक 10 लाख इनकम कमा रहे थे और आप एक न्यू टैक्स रिजीम में ऑलरेडी हैं, सो न्यू टैक्स रिजीम में आप जो टैक्स भर रहे थे विज़ कंपेयर टू नाउ आपको 18,000 रुपए का फायदा होगा। अच्छा, सो विद इन द न्यू टैक्स रिजीम भी आपको फायदा है और 7 लाख तक तो ऑफ कोर्स आपको कोई टैक्स भरना ही नहीं है। सो आई थिंक ये इंसेंटिवाइज किया गया ये बोलने के लिए कि आप एक सिंपलर फॉर्म में जाइए विदाउट एग्जेम्पशंस और उसे आप आगे जाते हुए, मेरी समझ ये है कि नेक्स्ट बजट तक तो मुझे लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को वो बंद ही कर देंगे। ये एक्चुअली ये शुरुआत से ही इसकी सुगबुगाहट थी कि सरकार चाहती है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम को धीरे धीरे डिसॉल्व ही कर दिया जाए, लेकिन अगर छूट नए टैक्स सिस्टम में देनी शुरू कर दी तो फिर वो तो ओट पुराने जैसा ही हो जाएगा। Exactly. तो मेन मोटो ये है। ये चलिए, ये तो न्यू टैक्स सिस्टम में बदलाव की यहाँ पर बात हुई है। इंश्योरेंस को लेकर पंकज जी कुछ ऐलान हुए हैं और इस पर लोग एक्चुअली समझना जानना चाह रहे हैं कि क्या अब इंश्योरेंस प्रीमियम पर लोगों को टैक्स देना पड़ेगा? देखिए क्या था स्वाति, पहले भी यूलिप पर एक चेंज आया था कि यूलिप का प्रीमियम यदि 2.5 लाख के ऊपर होता है तो जो अमाउंट एक्सीड कर रही है 2.5 लाख से, उसका जो मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि अदरवाइज आपका जो इंश्योरेंस का जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्लान थे वहां पर बदलाव नहीं हुआ था। तो आज जो घोषणा की गई है उसके अनुसार अगर आपका 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है ट्रेडिशनल प्लान्स के अंदर, 5 लाख तक का जो अमाउंट है उस पर जो बेनिफिट मिलेगा वो तो एग्जेम्प्टेड है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और डेथ बेनिफिट है उसके लिए कंडीशन नहीं है, वहां पर कोई भी प्रीमियम हो वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, आपको जो बेनिफिट मिलेगा, अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर एक्सीड होता है तो जितना अमाउंट आपका एक्सीड हुआ है उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर हो ही रहा था कि हम बात करते थे कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वहां पर क्योंकि टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। तो इसके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाता था। लोग सोचते थे कि अगर इंटरेस्ट कम भी आया, प्रॉफिट कम भी हुआ पर टैक्स फ्री है, लेकिन अब वो बात नहीं होगी यहाँ पर, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो शायद उतना अट्रैक्टिव ना हो, ये फायदेमंद भी हो सकता है, शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इससे फायदा मिले। हर्ष, आपको लगता है कि जो टर्म प्लान्स हैं या फिर जो प्योर लाइफ पॉलिसीज हैं उनकी तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा? सो देखिए पहले तो इसको अगर हम समझे, सो 5 लाख जो है वो एग्रीगेट प्रीमियम है। एग्रीगेट प्रीमियम, सो वो एक पॉइंट जानना जरूरी है, क्योंकि एग्रीगेट इन द सेंस वो पैन लेवल पे मैप किया जाएगा। सो आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, 1-1 लाख की आपने 6 पॉलिसी ले रखी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, ओके, तो ये पूरा एग्रीगेट होकर 5 लाख माना जाएगा। अच्छा, सो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा है कि डेथ बेनिफिट जो है वो तो ऑब्वियसली टैक्स एग्जेम्प्ट रखा गया, सिर्फ मेच्योरिटी प्रोसीड्स आते हैं। थोड़ी फाइनल प्रिंट्स का हमें वेट करना होगा कि टैक्स किस बेसिस पे लगेगा। जो मेच्योरिटी मतलब 5 पॉलिसीज हैं अगर, और 5 में अगर एग्रीगेटेड 5 लाख के ऊपर प्रीमियम बनता है तो उसको टैक्स के दायरे में लाने की बात है। करेक्ट। एक पॉलिसी नहीं, एक पॉलिसी नहीं। सो ऐसा नहीं कि आपने 4-4 लाख की 5 पॉलिसीज खरीद रखे हैं, वैसे नहीं है। सो ईच इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका 5 लाख के नीचे, वो बात नहीं, एग्रीगेट लेवल पे है और पैन से मैप करेंगे। और दूसरा, मैं जैसे कि मैंने कहा कि टैक्स किस बेसिस पे होगा, क्या ये प्रिफर्ड टैक्सेशन रेट आएगा 10% या 15% ऐसा कुछ आएगा, वी डोंट नो दैट बिकॉज वो अभी तक आया नहीं है। सो जो आपका सवाल था कि ये चीज क्या ये लोग टर्म प्लान की तरफ रुझान बढ़ेगा, सो वेल टर्म प्लान जो है वो एक प्रोटेक्शन प्लान है, वो एक प्योर आपका रिस्क कवर है कि आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है इन केस आप नहीं रहे। और ये इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज है, तो इसमें एसेंशियली जो एम्फेसिस है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख की प्रीमियम की बात करें, एक एंडाउमेंट पॉलिसी में करीबन 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड मिलता है आपको, और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो करीबन 15-20 हजार में आपका एब्सोल्युटली, हाँ। सो यस, टर्म प्लान एक अलग है, बट इफ प्योर इन्वेस्टमेंट में कंपेयर करें तो इट इज गोइंग टू बिकम एन अट्रैक्टिव थिंग। तो इस बार बजट में आपके हाथ में क्या आया, इस पर कर रहे हैं हम खास चर्चा अपने पर्सनल फाइनेंस स्पेशल शो में। हमारे साथ पंकज मठपाल और साथ ही हर्षवर्धन रूंगटा स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ है EY इंडिया से टैक्स पार्टनर शालिनी जैन भी। शालिनी, जो टैक्स पेइंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए खास तौर पर बजट में कुछ इंक्रीज एग्जेम्पशंस दी गई है अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इस बदलाव से कितना बड़ा फायदा आप देखती हैं? तो सॉरी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जो लिमिट्स है वो एनहांस कर दी गई हैं। पहले 50 लाख रुपीस की लिमिट थी, अब अगर किसी के प्रोफेशन में जो कैश रिसीट्स हैं वो 5% से लेस हैं, तो ये जो लिमिट 50 लाख की है वो 75 लाख की कर दी गई है। तो और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आएंगे, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और टैक्सेशन सिस्टम ज्यादा सिंप्लीफाइड होता है। ओके,
पंकज जी, इसमें हर्षवर्धन आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे, ये जो अभी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए या कुछ खास? प्रोफेशनल्स के लिए जो जैसे भी कहा शालिनी जी ने, लिमिट जो है वो 50 लाख से बढ़ाकर 75, साथ ही जो दूसरे बिजनेस हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जो लिमिट है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। तो कॉम्प्लायंस यहाँ पे इजी हो जाता है, इजी तरह से रिटर्न फाइल किया जा सकता है और देखा जाए तो मतलब टैक्स में भी आपको आसानी होती है। अब सीनियर सिटीजन के लिए एक्चुअली जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा हम कह सकते हैं। एक तो स्कीम में 8% का ब्याज की बात कही गई है और जो लिमिट है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। तो इस चेंज से कितना उनके पास अब निवेश का एक होराइजन बढ़ता है? इनफैक्ट स्वाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक रिटायर्ड इंडिविजुअल की बात करते हैं, मान लीजिए एक इंसान रिटायरमेंट पे है, 58 या 60 पे रिटायर हो, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 60 एंड अबव जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। उनके पास जो इन्वेस्टमेंट करने का जो एवेन्यू था, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और एक एवरेज रिटायरमेंट का कॉर्पस अगर हम देखें तो 50 लाख से 1.5 करोड़ से, मैं एक मिडिल लेवल एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ये उनका रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा होकर उनको आता था। अब एक 60+ इंसान है, वो चाहता है कि उसे फिक्स्ड इनकम मिले, एक सिक्योर्ड तरीके पे वो जमा रहे। तो ऐसे ऑप्शंस कितने थे? तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर 15 लाख लगा रहे हैं, स्मॉल सेविंग्स की MIS जो स्कीम है उसमें आप 4.5 या 9 लाख रुपए लगा रहे हैं। उसके बाद आपके पास प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, जिसमें आप अलग से 15 लगा सकते हैं। सो ये ऑप्शंस, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आपको डेट फंड्स या तो आपको एक कोई बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह की तरफ जाना है। ये लिमिट बढ़ा के अगर आप 30 लाख कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एवेन्यू खुल गया, जिसमें ऑल दोज इन्वेस्टर्स जो ये चाहते हैं कि मुझे वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मुझे पता चले कि मुझे इतना ब्याज मिलने वाला है और एक सिक्योर्ड चाहिए, तो इससे बेटर तो आपको ब्याज के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव भी हो गया 8%। अभी हम जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स देखें तो आई थिंक EPF के बाद तो हाईएस्ट फिर यही हो गया। यस, सो 8% और 5 साल का है, क्वार्टरली पेमेंट है आपको। तो ये कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीनियर सिटीजन के लिए, एक रिटायर्ड इंडिविजुअल के बहुत अच्छा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 8% मिल रहा है तो टैक्सेबल आपको 8% मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अश्योरेंस है बिल्कुल। 5 साल के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हो 3 साल के लिए, तो मतलब वो भी एक बेनिफिट है। और सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो फिक्स इनकम चाहते हैं कि सेफ रहे पैसा और उनको टाइम पर इंटरेस्ट मिलता रहे। तो मेरे हिसाब से अगर लिमिट बढ़ी है तो फायदेमंद होगा उनके लिए। हमारे लिए भी कुछ आया है महिलाओं के लिए। बिल्कुल एक नई स्कीम, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू स्कीम। क्या आपको खास लग रहा है स्कीम में? 2 साल का डिपॉजिट है, फिर 7.5% का ब्याज भी है। सुकन्या समृद्धि में अभी हम देखते हैं जो सिर्फ बालिकाओं के लिए है, उसमें 6.6% है और ये बिल्कुल 0.1% कम है, उसे 7.5। आपको ये काफी अट्रैक्टिव लग रही है? देखिए दोनों में अंतर है। वहां पर वो लॉन्ग टर्म स्कीम है, ये जो है 2 साल की ही स्कीम है। क्या फायदा होगा इसका? लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपने बोला, खास बात क्या है, नाम ही खास है, महिला सम्मान बचत पत्र। तो मेरे हिसाब से ये बहुत खास है। और दूसरी बात क्या है, महिलाओं को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाएं सेविंग करती हैं। देखिए ये उनके लिए नहीं है जो पहले से अर्निंग कर रही हैं और अच्छा खासा डिपॉजिट बना के रखा हुआ है, बट एक आम महिला के लिए भी उनको एक अट्रैक्ट करेगा इसके लिए कि आप पैसा बचाइए और आपको गारंटीड 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल की स्कीम होगी। तो मेरे हिसाब से जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पहले जनधन अकाउंट खोले गए, बहुत से लोगों ने जिनके अकाउंट नहीं थे उन्होंने खोले। अब जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिनकी FD भी नहीं है, शायद महिलाएं अपना पैसा जो रखा हुआ है उसको इसमें लेके आएंगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इंक्लूजन के लिए अच्छा है ये स्कीम। मतलब इनफैक्ट स्वाति, मैं तो कहूंगा कि अगर इसे आप थोड़ा सा ट्वीक करते, सो जो महिलाएं जो होम मेकर्स हैं उनके पास जो कैश जमा होता है, अगर आप ऐसा कुछ लाते कि भाई उन्हें अनएक्सप्लेन्ड कि आप 2 लाख रुपए तक जाके आप ये डिपॉजिट कर दें, आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारत में महिलाएं हैं जो उनके पास कैश पैसे हैं और उनका करें क्या। सो अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पता नहीं कि इस स्कीम में क्या एक्स्ट्रा है। मतलब कि अगर आपके पास, आप एक महिला हैं, आपको 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है, आपको पूरे KYC करने हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, फिर आप जमा कर रहे हैं और 2 साल के डिपॉजिट है, तो आपको क्या तो एग्जिस्टिंग स्कीम में ही कुछ बदलाव कर सकते थे, आप ये कह रहे हैं? एक नई स्कीम लाने की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली, अनलेस इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करके ये करते कि भाई महिलाओं को जो उनके पास पर्सनल सेविंग्स होती, घर खर्च में से जो पैसे बचाते हैं, जो उनके पास कैश में है, जैसे इंदिरा विकास पत्र हुआ करता था कि भाई अनअकाउंटेड मनी है, आप उसे जाके जमा करें, एक होम मेकर है, आप जमा कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप कोई ऑप्शन देते हैं ना, तो शायद ये
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर बनता, बट अदरवाइज जस्ट अ डिपॉजिट और रिटर्न। अकाउंट ना सही, लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ फाइन प्रिंट आए और उसको और थोड़ी सी सुविधाएं हो उसमें, ये हो भी सकता है। अभी भी सोचने समझने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, हर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। खास बजट हम सबके लिए रहा है, ये चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट, और इस पर हमने चर्चा की आज कि क्या रही बजट की खासियत, कैसा लगा आपको बजट। हमारे साथ पंकज जी आप जुड़े, हर्षवर्धन, और साथ ही शालिनी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बजट से जुड़ी तमाम खास कवरेज आगे भी दिन भर आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।